Hello, hi, namaste. My name is Ashima Gupta, and today we are going to start lecture number 2 of D and F block elements. आई होप आपने लास्ट लेक्चर में जितना कराया था थॉरली रिवाइज करा होगा, नोट्स कंप्लीट करे होंगे और डीपीपी जो आपको होमवर्क में मिला था प्रैक्टिस शीट वो सॉल्व करा होगा. अगर किसी को कोई डाउट है, मैंने कहा था लास्ट लेक्चर के कमेंट्स में अपने डाउट्स छोड़ दीजिए. अगर मेरे को लगेगा तो मैं उस डाउट को वहीं पर केटर कर लूँगी. चलिए, आज की क्लास में बेटा हम स्टार्ट करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. उससे पहले एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ा था. लास्ट क्लास में सबसे पहले हमने बात करी थी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या आते हैं? जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करता है? डी सबशेल के अंदर एंटर करता है. क्योंकि डी सबशेल के अंदर 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से डी ब्लॉक के अंदर हमारे पास कितने ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं? 10 ग्रुप्स प्रेजेंट है. और वो जो 10 ग्रुप्स हैं वो कहां से कहां तक है? 10 ग्रुप्स आर प्रेजेंट फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 to 12. 3 से लेके 12 तक जो ग्रुप नंबर होता है वो हमारा डी ब्लॉक के अंदर आता है. इसके अलावा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से पीरियड से स्टार्ट होते हैं? फिल होना, दे आर फिल्ड फ्रॉम 4th पीरियड. 4th पीरियड से फिल होना स्टार्ट हुए थे. उसके बाद हमने बात करी थी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमने बात करी थी जिनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर या फिर किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर. ग्रुप नंबर 12 जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. उनको हम क्या बुलाते थे? सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बुलाते थे, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में भी और उनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज +2 दोनों में ही फुली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो अगर आपसे कोई ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ग्रुप पूछ रहा है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहां से कहां होंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 से लेकर 11 तक होगा. 12 वाले को आप ट्रांजिशन में नहीं रखेंगे. उसके बाद हमने बात करी थी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इंट्रोडक्शन. एफ ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में जाता है. 4f की और 5f की फिलिंग होती है. 2 सीरीज है, लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज. लैंथेनाइट में 4f बढ़ता है, एक्टिनाइट्स में 5f बढ़ता है. दोनों के दोनों एक्चुअली में ग्रुप 3 में बिलोंग करते हैं, बट पीरियोडिक टेबल में नीचे प्लेस कर रखे हैं क्योंकि डिस्टर्ब कर रहे थे टेबल को और प्रॉपर्टीज भी मैच नहीं कर रही थी. उसके बाद हमने स्टार्ट करा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन वगैरह करा था. डी ब्लॉक में जनरल बेसिकली हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी. वी टॉक्ड अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेटा 3D सीरीज बहुत थॉरली याद रखना है. डी ब्लॉक एलिमेंट्स का अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो क्या होता है? n-1 D 1 से लेकर 10, ns 0 से लेकर 2, जहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी? 4 से लेकर 7 तक. या फिर ये वाला भी चल जाता है n-1 D 1 से लेकर 10, ns 1 से लेकर 2. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया था किस किस का इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा 3D 4D 5D 6D सीरीज को याद करने के लिए आपको गाने कराए थे. आई होप आपने वो याद कर लिए होंगे क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है याद करना हमारे लिए. आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं. मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे कैसे हैं? आपके मेटल्स हैं. यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स हैं. अब जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टी किसकी होगी बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की. यानी मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? दे आर लस्ट्रस, दे आर सोनोरस, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी. दे आर मेटल्स, दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल. अब आती है बात मैलिएबल क्या होता है? मैलिएबिलिटी हम क्या डिफाइन करते हैं? द प्रॉपर्टी बाय विच अ मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स. वो प्रॉपर्टी जिससे हम मेटल को थिन शीट्स के अंदर
कन्वर्ट कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं। और डक्टिलिटी क्या होता है? द प्रॉपर्टी बाय विच द मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, जिससे हम मेटल की वायर्स बना सकते हैं, जैसे कॉपर वायर हो गया, सिल्वर वायर हो गया, वो सारी चीजें, ठीक है। एक्सेप्ट मरकरी, सो मरकरी इज नॉट मैलिएबल, मरकरी इज नॉट डक्टाइल। वाई? बिकॉज मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे आपका कैसा होता है? लिक्विड होता है। सो मरकरी को छोड़कर, ये एक्सेप्शन आ चुका है तो इस पे स्टार बना रही हूं क्योंकि काफी एक्सेप्शन। देखो यार, सवाल ज्यादातर एक्सेप्शन से आ रहा होता है। सो आप अपने नोटबुक के अंदर मेक श्योर कि जहां पे भी एक्सेप्शन आ रहा है, प्लीज एक हाइलाइटर लेके बैठे अपने नोट्स में, देन एंड देयर उस एक्सेप्शन को हाईलाइट करो, ताकि जब आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करो तो आपको पता होगा कि भाई ये एक्सेप्शन है, यहां से सवाल आ सकता है, ठीक है। So they are malleable, they are ductile except mercury, which is liquid at room temperature. रूम टेम्परेचर हमारा कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन। इसके अलावा डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल है तो ऑफ कोर्स दे हैव हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब ये अच्छे कंडक्टर होते हैं, हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के। इसके अलावा दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी टू बियर स्ट्रेन, कितना वो स्ट्रेस, कितना वो स्ट्रेन बेयर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। जैसे हम बोलते हैं कि आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई होती है ना। आयरन काफी ज्यादा स्ट्रेन, काफी ज्यादा स्ट्रेस, स्ट्रेस रियल लाइफ वाला स्ट्रेस नहीं है, जो फिजिक्स में आप स्ट्रेन वगैरह पढ़ते हैं वो वाले स्ट्रेन की बात करिए कि कितना स्ट्रेन बेयर कर सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आयरन आपके इतने बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने के लिए यूज होता है, जब घर बनते हैं, कंस्ट्रक्शन होती है तो पिलर्स बनाने के लिए यूज होता है, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए यूज होता है, बिकॉज आयरन का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है। अगेन मरकरी वुड बी एन एक्सेप्शन, क्योंकि मरकरी लिक्विड है तो आप उससे ये सब चीजें नहीं बना पाओगे। इसके अलावा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो लश्चरस होते हैं। लश्चरस का मतलब है शाइनी अपीयरेंस होता है। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए यूज होते हैं। कॉपर हो गया। सोनरस होते हैं। सोनरस का मतलब क्या होता है कि जब हम मेटल को किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक कराते हैं तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे आप स्कूल में पुराने टाइम में गोंग बेल होती है तो वो बेसिकली सोनरस प्रॉपर्टी है, साउंड प्रोड्यूस करना। सो मेटल्स लश्चरस हैं, यहाँ पर सोनोरस हैं, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। ये वाली चीज याद रखनी है, विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक कैडमियम मरकरी, यानी ग्रुप 12 वाला जिंक कैडमियम मरकरी एंड मैग्नीज, ठीक है। जिंक कैडमियम मरकरी और मैग्नीज को छोड़कर बाकी जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये तो ट्रांजिशन होते ही नहीं है। और मैग्नीज को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं they have one or more typical metallic structures at normal temperature. metallic structure से क्या मतलब है? जैसे कि सॉलिड स्टेट के अंदर हम पढ़ते हैं कि मेटल का HCP लैटिस हो सकता है, CCP लैटिस हो सकता है, BCC हो सकता है आपका ना, सिंपल क्यूबिक भी हो सकता है। तो बाकी जो मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो एक से ज्यादा मेटालिक स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, बट जिंक कैडमियम मरकरी और मैग्नीज नहीं कर पाते हैं एक से ज्यादा में, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। तो फर्स्ट तो हमने डिस्कस करा फिजिकल प्रॉपर्टीज की, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वो सारी। अब बात करते हैं साइज की। इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, तो सबसे पहला काम कर लेते हैं कि हम यहाँ पे स्टार बना लेते हैं कि दिस प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट। जहाँ पे भी नोट्स में मैं स्टार बना रही हूँ, इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ, मतलब ये सवाल वाले जोन है, एरियाज हैं, है ना, हम इनको क्वेश्चन जोन बोलेंगे। एटॉमिक रेडियाई, अगर हम किसी पीरियड में बेटा लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, किसी भी पीरियड में, चाहे फर्स्ट में जाओ, चाहे सेकंड में जाओ, चाहे थर्ड में जाओ, चाहे सेवेंथ पीरियड में जाओ, इन अ पीरियड as we move from left to right, एटॉमिक साइज याद करें क्या करता था बेटा?
जब हम लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या करता जाता था, डिक्रीज करता जाता था। एक पर्टिकुलर पीरियड में जो भी पीरियड नंबर होता है उतनी ही शेल्स होती है। अगर सेकंड पीरियड है तो सब पर 2 शेल, थर्ड पीरियड है तो सब पर 3 शेल। लेफ्ट टू राइट जाते हैं क्योंकि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता जाता है, साइज क्या करता जाता है, डिक्रीज करता जाता है। सो इन अ पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज क्या करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ठीक है, अब ये जो एटॉमिक साइज है ये डिक्रीज कर रहा है। अब कैसे, तो पहले हम थोड़ा सा 11th पे जाएंगे, उसको रिवाइज करेंगे कि जो एटॉमिक साइज होता है ये बेसिकली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो 2 प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देखिए एटम के सेंटर में बेटा प्रेजेंट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। मैं पूरी शेल्स नहीं बना रही हूँ, ये शेल्स ही है। ठीक है, मान लीजिए 4th शेल मेरी वैलेंस शेल है। ठीक है, और ये मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपना क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तभी आया होगा यार जब इनर इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, अंदर की शेल के इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, तभी बाहर की शेल का इलेक्ट्रॉन आएगा। ऐसा तो नहीं है ना अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो सीधा 4th शेल में जाएगा, नहीं, पहले 1st शेल पूरी तरह भरेगी, फिर 2nd, फिर 3rd एंड सो ऑन। सो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये थोड़ा ना परेशान, मतलब परेशान नहीं कहूंगी मैं, ये 2 तरह के ना फोर्स फील कर रहे होते हैं, हमेशा एक डिलेमा के अंदर होता है, यार मेरे साथ हो क्या रहा है, इसके साथ क्या हो रहा होता है, उस कहानी को समझेंगे। देखिए न्यूक्लियस पे है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज, ये तो आपको पता ही है। ऑपोजिट्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सो ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो न्यूक्लियस क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अपनी तरफ क्या करने की कोशिश करेगा बेटा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो एक जो फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन फील कर रहा होता है वो कौन सी फोर्स होती है, अट्रैक्टिव फोर्स। और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये इसको कहां से मिल रही है, फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और अगर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, पर होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। अगर तो ये नहीं होते अंदर के इलेक्ट्रॉन्स तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही तरह की फोर्स फील करता जो थी अट्रैक्टिव। पर क्या करें, हर जगह कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होता है। सो यहाँ पर क्या होता है, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहते हैं ऐसे कैसे तू अट्रैक्ट हो जाएगा, हम नहीं बैठे। सो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैं एक ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये अंदर की शेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी परेशान करते हैं। ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, बेटा अंदर की शेल के इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो इनर इलेक्ट्रॉन से एक फोर्स फील करता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, रिपल्सिव फोर्स। क्या बुलाते हैं, रिपल्सिव फोर्स। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, दिस इज प्रोवाइडेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। अंदर की शेल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होते हैं, रिपेल कर रहे होते हैं। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में फोर्स फील कर रहा होता है, होता क्या, न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, रिपेल करने की कोशिश करते हैं। तो जो एक्चुअली में, जो अपने उसके ऊपर एक्चुअली में बीत रही होती है ना, जैसे हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं, ओनली अ वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस, कि उसको जूता कहाँ काट रहा है वो वही बता सकता है जिसने वो जूता पहना हुआ है, सामने वाला नहीं बता सकता। सो यहाँ पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो बीत रही होती है, जो एक्चुअली में वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है, उस फोर्स को हम क्या बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली इन दोनों फैक्टर्स का रिजल्टेंट होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इट इज द actual force felt by the वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो जो एक्चुअल फोर्स फील कर रहे होते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो न्यूक्लियस से प्रोवाइड हो रहा होता है। न्यूक्लियस में बेसिकली प्रोटॉन्स जो होते हैं, ठीक है। सो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। इनर इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों में से जो फैक्टर जीतता है उस पर आपका क्या डिटर्मिन होता है? साइज डिटर्मिन होता है, ठीक है। सो साइज डिटर्मिन, अब देखो अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी ओवरऑल, रिपल्सिव कम है, अट्रैक्टिव ओवरऑल ज्यादा है, तो उस केस में साइज बेटा घटने की कोशिश करता है, डिक्रीज होने की कोशिश करता है। बट अगर अंदर की शेल के इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, धक्का ज्यादा दे रहे हैं, रिपल्शन ज्यादा दे रहे हैं, तो उस केस में एटॉमिक साइज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट ही नहीं हो पा रहा उतने अच्छे से, तो उस केस में साइज क्या करने की कोशिश करता है? इंक्रीज करने की कोशिश करता है। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z इफेक्टिव या फिर Z स्टार से, और इसको लिखते हैं हम Z माइनस सिग्मा। क्या लिखते हैं बेटा? Z माइनस सिग्मा। यहाँ पर Z जो होता है वो बेसिकली आपका न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है, और ये किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के, है ना। ये किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और जो न्यूक्लियस पे चार्ज है वो प्रोटॉन्स की ही वजह से तो है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वो प्रोटॉन्स की वजह से होता है। सो Z बेसिकली आपका क्या होता है यहाँ पर? एटॉमिक नंबर, माइनस सिग्मा आपका रिप्रेजेंट करता है शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट, शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब इस चीज को समझते हैं कि क्या हो रहा होगा। सो हमारे पास एक ऑर्डर होता है ऑफ स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग पावर का, स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग पावर का। इसको हम ऑर्डर जो आता है वो आता है S, P, D और F, यानी कि जो S के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, S सबशेल के, देखो स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली क्या है, इसको महाभारत के उससे समझेंगे। होता क्या है कि ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक स्क्रीन बना लेते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। स्क्रीन तो आपको समझ आती है, टीवी स्क्रीन जैसे होती है, और महाभारत के अंदर जैसे चक्रव्यूह होता था, बिकॉज आई एम अ महाभारत फैन, तो आपने देखा होगा चक्रव्यूह होता था। तो जो एक दो लोगों में युद्ध हो रहा है ना, तो जब युद्ध हो रहा था कौरव और पांडवों में, तो आपने देखा होगा कि वहां पे क्या होता है, जो मेन राजा वगैरह होते हैं वो अंदर होते हैं, जो सेना होती है वो क्या बना रही होती है? चक्रव्यूह बना रही होती है। और अगर ओपोनेंट पार्टी जो होती है, ठीक है, वो आपके चक्रव्यूह से बाहर होते हैं, ठीक है, तो उनको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है। तो जिस सेना ने चक्रव्यूह बनाया, तो ये भी क्या करते हैं, एक स्क्रीन बना लेते हैं, एक शील्ड तो देखते हो जब सेना खड़ी होती थी महाभारत के अंदर, तो वो अपने आगे कवच रखते थे, एक स्क्रीन की तरह खड़े होते थे। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो अंदर की शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक दीवार की तरह, एक स्क्रीन की तरह, एक शील्ड की तरह खड़े होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस के अराउंड, इस तरह से, ठीक है। अब होता क्या है, क्योंकि S सबशेल इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, तो ये सबसे अच्छे स्क्रीन की तरह न्यूक्लियस को बहुत अच्छे से स्क्रीन करके रखती है, ठीक है। फिर P, फिर D, और क्योंकि F सबसे दूर होता है तो उसकी वजह से ये इतना अच्छा स्क्रीनर नहीं होता। अब अगर ये वाले जैसे D और F हम बोलते हैं कि पुअर स्क्रीनर होते हैं, अच्छी दीवार की तरह नहीं खड़े होते, अच्छी स्क्रीनिंग नहीं करते हैं, अगर ये अच्छी दीवार की तरह नहीं खड़े हो रहे
तो उस केस में न्यूक्लियस बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। अगर न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है उस केस में तो साइज घटने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर अच्छी दीवार की तरह खड़े हो रहे हैं, जैसे एस के इलेक्ट्रॉन्स या पी के इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो अच्छी दीवार की तरह खड़े होते हैं, यानी न्यूक्लियस को उन्होंने इतने अच्छे से स्क्रीन कर रखा है कि न्यूक्लियस की मजाल नहीं है कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले, तो उस केस में साइज क्या करने की कोशिश करता है, इंक्रीज करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो जो Z इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके, सॉरी सही बोल रही थी मैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के। Z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। हमने Z इफेक्टिव क्या डिफाइन करा बेटा, Z इफेक्टिव होता है Z माइनस सिग्मा। ये अट्रैक्टिव फोर्स थी, ये रिपल्सिव फोर्स थी। शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट एक रूल से निकालते हैं जिसको हम स्लेटर्स रूल बोलते हैं। वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कैसे निकाला, क्या कैलकुलेशन है, उससे क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। अब अगर आपका Z ज्यादा है, Z का मतलब बेटा अट्रैक्टिव फोर्स, जो न्यूक्लियर फोर्स थी, जो न्यूक्लियस से फोर्स मिल रही है, अगर Z ज्यादा हुआ, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हुआ, ठीक है, सिग्मा कम है, रिपल्सिव फोर्स कम है, माइनस वाली जो टर्म है वो कम है, तो अगर सिग्मा कम है, Z ज्यादा है, तो Z इफेक्टिव ज्यादा आएगा, यानी ओवरऑल जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा होगी। और अगर बेटा Z इफेक्टिव ज्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, न्यूक्लियस ओवरऑल ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो उस केस में एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो उस केस में एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। एक केस तो ये बन गया, केस 1। चलिए केस 2 क्या बनेगा बेटा, अगर सिग्मा ज्यादा है, माइनस की टर्म ज्यादा है, पहले मान लो तुम 20 में से 5 माइनस कर रहे थे, पर अगर अब तुम 20 में से 15 माइनस कर रहे हो, माइनस की टर्म ज्यादा हो गई, सिग्मा अगर ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ओवरऑल जो आपका Z इफेक्टिव है, खुद ही सोच के बताओ, अगर माइनस की टर्म ज्यादा है, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, तो ओवरऑल रिपल्सिव ज्यादा है, यानी Z इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स, जो ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्स थी या ओवरऑल फोर्स थी, वो आपकी कम आएगी। अगर Z इफेक्टिव कम है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, वो डोमिनेटिंग है, तो उस केस में साइज क्या करने की कोशिश करेगा, Z इफेक्टिव अगर कम है तो एटॉमिक साइज क्या करने की कोशिश करता है बेटा, इंक्रीज करने की कोशिश करता है। आप कह रहे हो कि इतनी सारी कहानी, ये कहानी पढ़ानी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये 11th की चीजें क्लियर नहीं होंगी तो आगे के जो ट्रेंड्स हैं, प्रॉपर्टीज है, वो समझ आना मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए ये चीज समझनी जरूरी है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने अभी क्या क्या बातें कर ली हैं भाई, कि जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स साइज उतना कम, जितना रिपल्सिव फोर्स ज्यादा साइज उतना बढ़ने की कोशिश करता है। सो Z इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, यानी अट्रैक्टिव फोर्स ओवरऑल अगर ज्यादा आ रही है तो साइज कम होगा, और अगर Z इफेक्टिव कम आ रहा है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स कम है, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, वो डोमिनेट कर रहा है, तो उस केस में साइज क्या करने की कोशिश करता है, इंक्रीज करने की। इसके अलावा स्क्रीनिंग पावर का ऑर्डर याद रखना है, सबसे ज्यादा अच्छी दीवार की तरह कौन खड़े होते हैं, S के इलेक्ट्रॉन्स, S सबशेल के, फिर P के, फिर D के और F के तो सबसे बेकार पुअर स्क्रीनर की तरह एक्ट करते हैं। पुअर स्क्रीनर मतलब अच्छी दीवार की तरह नहीं खड़े हो पाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा, हमने सीरीज में बात करा कि जब हम किसी सीरीज में किसी पीरियड के अंदर मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो वहां पर क्या हो रहा होता है, इन अ पीरियड Z इफेक्टिव क्या करता जाता है आपका, इंक्रीज करता जाता है Z इफेक्टिव, क्योंकि जो शेल होती है, नंबर ऑफ शेल्स वो सेम रहती हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में, सेकेंड पीरियड में 2, थर्ड पीरियड में 3, फोर्थ पीरियड में 4 शेल। अब अगर शेल्स सेम है, नंबर ऑफ शेल्स, उसी सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होता जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, रिपल्सिव, अब इनर इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही हैं, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे, तो यहाँ पर ओवरऑल क्या होता है, Z इफेक्टिव बढ़ जाता है,
जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज एक पीरियड के अंदर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन बताओ भाई, सबसे लेफ्ट में आता है बेटा एस ब्लॉक, बीच में क्या आता है डी ब्लॉक, और उसके बाद राइट में क्या आता है हमारा पी ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल ऐसी सी थी ना, कल देखी थी, इस तरह से होता है। यहाँ एस ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, हाइड्रोजन को सेंटर में रख देते हैं और दो रोज ऑफ एलिमेंट्स हम यहाँ पे रखते हैं, ये हमारा कौन सा हो जाता है, एफ ब्लॉक हो जाता है। चलो, हमने बोला भाई जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है। अगर साइज घटता है, डिक्रीज होता है, तो सबसे ज्यादा साइज बेटा किसका होगा, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का, फिर होगा डी ब्लॉक का, और फिर होगा पी ब्लॉक का सबसे कम होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का साइज, फिर डी ब्लॉक, और सबसे कम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का साइज होगा। यहां तक तो आई गेस कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हमने साइज का ऑर्डर करा। ये तो ओवरऑल पीरियोडिक टेबल की बात हो गई, बट हमें तो भाई डी ब्लॉक के अंदर बात करना है, तो अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक की। सो इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, चलिए, सो हम अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बात करें, सो इन अ पर्टिकुलर सीरीज, डी ब्लॉक के अंदर अगर आप किसी पर्टिकुलर सीरीज की बात करते हैं, हम अगर कोई पर्टिकुलर सीरीज लेते हैं, जैसे मान लो मैंने 3D सीरीज ले लिया, 4D सीरीज ले लिया, 5D सीरीज ले लिया, या 6D सीरीज लिया, कोई भी एक पर्टिकुलर सीरीज की अगर हम बात कर रहे हैं, इन अ पर्टिकुलर सीरीज as we move from left to right, ठीक है, ये हम कहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही बात कर रही हूँ मैं, एक डी सीरीज की बात कर रही हूँ। सो इन अ पर्टिकुलर सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, एक पर्टिकुलर सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज फर्स्ट डिक्रीजेस, साइज पहले तो क्या करता है, डिक्रीज करता जाता है। साइज फर्स्ट डिक्रीजेस एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस अप टू मिडल, then becomes constant, then becomes constant, and then increases in the last। क्या बात बोली मैंने, इसको समझते हैं। जैसे जैसे हम एक डी ब्लॉक की पर्टिकुलर सीरीज में मूव करते हैं, ठीक है, यानी मैंने बोला मान लीजिए बेटा हम मूव कर रहे हैं 3D सीरीज के अंदर, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ही कवर करेंगे। अगर हम 3D सीरीज के अंदर मूव करते हैं, 3D सीरीज में हमारे पास क्या क्या आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 21 से लेकर 30 तक। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, साइज पहले तो क्या करता है, साइज फर्स्ट डिक्रीजेस, ठीक है, पहले साइज क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है, जब तक आप मिडल तक आते हो साइज डिक्रीज करता जाता है, फिर क्या हो जाता है, कांस्टेंट, कुछ एलिमेंट्स का फिर साइज क्या हो जाता है, कांस्टेंट, और लास्ट में आके साइज क्या कर जाता है आपका, इंक्रीज कर जाता है। सो पहले डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, और आखिरी में आके क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। ऐसा क्यों होता है, अब इसको समझेंगे। तो मैं 3D सीरीज का एग्जाम्पल ले रही हूं। तो 3D सीरीज में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, वी हैव स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट,
निकल, कॉपर, जिंक, यही एलिमेंट्स है। एटॉमिक नंबर भी लिख लेते हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। मैंने क्या बात बोली कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है पर्टिकुलर डी ब्लॉक की सीरीज में, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है बेटा साइज पहले तो क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो साइज फर्स्ट डिक्रीजेस, साइज क्या करता है, पहले डिक्रीज करता है। फिर यहां पर साइज क्या हो जाता है, इट बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, कांस्टेंट सा हो जाता है, ऑलमोस्ट बराबर सा होता है। और फिर क्या करता है, साइज इंक्रीज कर जाता है। लास्ट में आके साइज क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो शुरुआत में क्या हो रहा होता है, एक्चुअल ऑर्डर भी अभी लिखेंगे कि क्या होता है। शुरू में साइज क्यों डिक्रीज कर रहा होता है, शुरू में क्या होता है कि जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता है। यानी यहां पर साइज अगर डिक्रीज हो रहा है बेटा, तो पीछे ऑर्डर देखो हमने करा था, साइज अगर डिक्रीज हो रहा है यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो अट्रैक्टिव फोर्स वाला फैक्टर है बेटा वो ज्यादा होगा। यानी यहां पर क्या होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जो ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू योर शील्डिंग इफेक्ट। यानी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, रिपल्सिव फोर्स कम है। अट्रैक्टिव ज्यादा होगी तभी न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होगा, और साइज क्या कर रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है। तो शुरुआत में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो डोमिनेंट होती है एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स, साइज क्या करता जाता है, डिक्रीज करता जाता है। फिर साइज कांस्टेंट हो जाता है। साइज जब कांस्टेंट होता है तो उस टाइम पर क्या होता है, जो आपकी अट्रैक्टिव फोर्स बेटा जितना अट्रैक्टिव है उतना ही अगर रिपल्सिव फोर्स है तो साइज ऑलमोस्ट बराबर रहेगा, क्योंकि जितना अट्रैक्ट हो रहा है उतना ही रिपेल हो रहा है, कुछ फर्क ही नहीं आ पा रहा। तो यहाँ पर क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स एंड योर रिपल्सिव फोर्स, जिसको हमने शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, द रिपल्सिव फोर्स प्रोवाइडेड बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स टू द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। सो शील्डिंग इफेक्ट यानी अगर आपका रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स ऑलमोस्ट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो उस केस में साइज ऑलमोस्ट बराबर रहता है। लास्ट में आके यानी निकल से जब हम कॉपर जाते हैं एकदम साइज बढ़ता है, और कॉपर से जिंक जाते हैं तो और साइज बढ़ जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि डी के अंदर अब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ D9 मतलब D10 4s1 होता है, वहां पे D10 4s2 होता है। सो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि डी के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते जा रहे हैं, डी ऑलमोस्ट भर चुका होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, अब रिपल्सिव फोर्स आएगी क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा कौन सा फोर्स डोमिनेंट हो जाता है बेटा, रिपल्सिव फोर्स, यानी शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से साइज क्या कर जाता है, फिर इंक्रीज कर जाता है। तो पहले साइज डिक्रीज हुआ, डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा थी, रिपल्सिव फोर्स कम थी। फिर साइज बराबर सा हो जाता है, जिससे मैं वैल्यूज लिखती हूं। आयरन का होता है 126 पिकोमीटर, 125 ऐसा सही होता है, 127, 126, 125 ऐसा ही कुछ होगा, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद, बट हाँ नियर अबाउट सेम होता है। आपको एनसीईआरटी में वैल्यू मिल जाएगा, टेबल होगा वहां पे चेक कर सकते हो, ठीक है। निकल से जब कॉपर जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, 130 या 128-9 के अराउंड होता है। फिर कॉपर से जिंक जाते हैं तो साइज और इंक्रीज होता है, आई गेस 137 पिकोमीटर हो जाता है, ठीक है। ये वैल्यूज है, याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अ कंपैरिजन, ओके। सो स्कैंडियम का साइज 164 पिकोमीटर के अराउंड होता है एज फार एज आई रिमेंबर। जिंक का 137 पिकोमीटर होता है। हाँ, मैग्नीज थोड़ा सा एक एक्सेप्शन में आता है, इसका भी 137 पिकोमीटर होता है। तो अगर मैं एक्चुअल ऑर्डर लिखूं
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्कैंडियम का साइज सबसे ज्यादा, फिर टाइटेनियम, फिर वनेडियम, फिर क्रोमियम, यानी यहां तक तो साइज क्या करा, डिक्रीज करा। क्रोमियम और मैग्नीज में मैग्नीज का साइज ज्यादा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। सो साइज फर्स्ट डिक्रीजेस बट मैग्नीज में साइज इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस मैग्नीज का थोड़ा लैटिस का फर्क होता है। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपका मैग्नीज का जो साइज होता है वो ज्यादा होता है। दिस कम्स इन एक्सेप्शन, इन एन एक्सेप्शन। मैग्नीज के बाद आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनका साइज बराबर सा होता है। निकल से कॉपर में इंक्रीज होता है, कॉपर से जिंक में भी साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि 3D सीरीज में सबसे ज्यादा साइज किसका है, तो वो स्कैंडियम का ही है। ये मत सोचना कि निकल से कॉपर, कॉपर से जिंक में जाके साइज इंक्रीज हो रहा है तो जिंक का साइज सबसे बड़ा होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये जो हमने ऑर्डर करा है, ये 3D सीरीज के अंदर किसका ऑर्डर करा है बेटा, साइज का ऑर्डर करा है, एटॉमिक साइज का है ये, ठीक है, जब एटम न्यूट्रल है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज टू बी प्रिसाइज 3D सीरीज के अंदर। सो लेफ्ट टू राइट जाते हुए पहले साइज डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। इस ऑर्डर को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, काफी बार सवाल वगैरह आ जाते हैं, तो कल को सवाल आए तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने डी ब्लॉक की सीरीज के बारे में बात कर लिया कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए, वैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमने क्या कहा, साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। बट जब हम पर्टिकुलरली बेटा बात कर रहे हैं डी ब्लॉक की, क्योंकि हमें तो डी ब्लॉक पढ़ना है, तो डी ब्लॉक के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं एक सीरीज के अंदर, पहले साइज डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। चलिए अब बात करते हैं, जब आप डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप भी तो आओगे भाई, हमारे पास 3 से 12 तक ग्रुप है, तो 3 से 12 ग्रुप के अंदर जब आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप में नीचे आओगे तो क्या होगा, है ना। जब बेटा हम डाउन द ग्रुप आते हैं, डाउन द ग्रुप जब आते हैं तो क्या होता था, याद करें, डाउन द ग्रुप आते थे तो शेल बढ़ती थी। डाउन द ग्रुप जब मैं आ रही हूं तो पहले एलिमेंट पे 1 शेल, नेक्स्ट पे 2 शेल होगी, फिर 3 शेल होंगी, फिर 4 शेल होंगी, डिपेंडिंग ऑन वो कौन से पीरियड में है। बात समझ आ पा रही है। अगर मैं ग्रुप 1 लूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम, फ्रांशियम रेडियो एक्टिव होता है, लिथियम पे 2 शेल, सोडियम पे 3 शेल, ये सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवेंथ में, जो पीरियड नंबर होगा उतनी शेल होंगी। डाउन द ग्रुप शेल का नंबर अगर इंक्रीज होता जा रहा है तो न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर होता जाता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। सो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, बट अगेन डी ब्लॉक के अंदर मैं पहले ही बता रही हूं बेटा काफी रेगुलरिटीज होती हैं, बट इन डी ब्लॉक डी ब्लॉक में अगर आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप में मूव कर रहे हैं, आप 3 में मूव कर रहे हैं, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, सो डाउन द ग्रुप जब आप आ रहे हैं, 3D से 4D सीरीज थी बेटा, पहली सीरीज 3D सीरीज थी जो एक्चुअली में 4th पीरियड में थी। 4D सीरीज एक्चुअली कौन से पीरियड को बिलोंग करती थी, 5th पीरियड को बिलोंग करती थी। तो 3D टू 4D सीरीज जब हम आते हैं तब तो साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, 3D से 4D आते हुए साइज इंक्रीज होता है। 3D का मतलब है 4th पीरियड, 4D सीरीज बेसिकली कौन से पीरियड में आती है, 5th पीरियड में आती है। सो 4th पीरियड से 5th पीरियड में जब आप डी ब्लॉक के अंदर आते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, तो 3D सीरीज से 4D सीरीज में तो आते हुए साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। पर जब हम 4D से 5D सीरीज के एलिमेंट्स में मूव करते हैं, 4D सीरीज के एलिमेंट से 5D सीरीज के एलिमेंट में मूव करते हैं ना, पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। बट इन डी ब्लॉक में हम किसकी बात कर रहे हैं, इन अ पर्टिकुलर ग्रुप पर्टिकुलर होना चाहिए। ये नहीं भाई कि आप ग्रुप 4 का और ग्रुप 10 का साइज कंपेयर कर रहे हो, नहीं,
एक पर्टिकुलर ग्रुप में 3D से 4D तो आते हुए साइज इंक्रीज होता है, बट 4D से 5D में आते हुए साइज जो होता है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है यार, कांस्टेंट हो जाता है। 3D से 4D में तो आते हुए साइज बड़ा, पर 4D से 5D में साइज आते हुए ऑलमोस्ट बराबर सा हो जाता है। तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में 3D से 4D में तो क्या करा बेटा, साइज इंक्रीज करा, ठीक है, पर 4D से 5D में साइज ऑलमोस्ट क्या रहा, बराबर रहा। एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्ट ग्रुप 3, एक्सेप्ट ग्रुप 3। अब इस चीज को समझते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ा मजा ही आएगा इसको समझने में। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलिए, पेन के कलर थोड़े अच्छे सेलेक्ट करेंगे। चलो, मान लो आपके पास, हम ले लेते हैं, हम पूरा डी ब्लॉक ही कंसिडर करते हैं। तो मान लीजिए बेटा हमारे पास, याद करिए पहली सीरीज आपकी कहाँ से कहाँ थी, स्कैंडियम के बाद क्या आता था, टाइटेनियम। तो ये तो हो गया मेरा ग्रुप 3, ये क्या हो गया, ग्रुप 4। स्कैंडियम टाइटेनियम से लेकर कहाँ तक होता था, जिंक तक, तो ये हो गया ग्रुप 12। 4 से 12 एक साथ मैंने कवर कर दिया, ठीक है। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर भी लिखते चलेंगे, 21, 22, और इसका क्या होता था 30। 21 से 30 होती थी पहली सीरीज, 3D सीरीज ही तो है ये। स्कैंडियम के नीचे इसको नॉर्मल लाइन से खींचते हैं। स्कैंडियम के नीचे कौन सा एलिमेंट आता था बेटा, ये ट्रियम। 21 में 18 जोड़ा था तो क्या आता था, 39। ये ट्रियम के नीचे कौन आता था, लैंथनम। 39 में और 18 जोड़ो तो क्या आ जाएगा आपका, 57, ठीक है। ये हमने कौन सी सीरीज लिखी, 3D सीरीज। ये कौन सी है, 4D सीरीज, और ये कौन सी है, 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। ये ट्रियम से लेकर कहां तक होती थी सेकेंड वाली सीरीज आपकी, ये ट्रियम से लेकर बेटा जिंक के नीचे क्या आता था, कैडमियम। 30 में 18 जोड़ दो, 48 हो गया। यारी जरा, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, जिरकोनियम। 39 के बाद ये कौन सा हो जाएगा, 40। तो 40 से फिर 48 तक हो गया। लैंथनम के बाद यहां से कहानी अगर हिंट मिल जाए तो बस मजा ही नहीं आ जाए। तो जिरकोनियम से लेकर ये हो गया कैडमियम तक। अब जरा और ध्यान दो बेटा, कह रहे हो कितना ध्यान दिलवा रहे हो मैम, इतना तो ध्यान से हम पढ़ रहे हैं। लैंथनम के बाद क्या आता था, लैंथनम के बाद आता है ला हफ्ता। ला हफ्ता से याद करा था हमने, ला हफ्ता। तो जो हफ्ता है वो लिख दिया। जिंक कैडमियम से लेके कहां तक होता था बेटा, मरकरी तक। 48 में 32 जोड़ना, ये 80 होता है। 57 के बाद 58 मत लिखना, हाथ जोड़ के विनती है मेरी। 57 के बाद हैफनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता था, याद करें। लैंथनम के बाद क्या बाहर निकलता है बेटा, सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक कहां पर आते थे, ये लैंथेनॉइड्स में आते थे, लैंथेनॉइड्स में आते थे। 58 से लेकर 71 तक। तो हैफनियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 72 होगा, यही होगा। अब हमने क्या कहा, ग्रुप 3 में तो क्या होता है, जब आप स्कैंडियम से ये ट्रियम में आते हैं, इसको यहां लिखते हैं, स्कैंडियम से ये ट्रियम में आते हैं, साइज बड़ा। ये ट्रियम से जब लैंथनम में आए तो भी साइज क्या करा, इंक्रीज करा, ठीक है। स्कैंडियम से जो नॉर्मल होता है कि डाउन द ग्रुप आ रहे हो साइज बढ़ रहा है, स्कैंडियम से यूट्रियम में भी साइज बढ़ता है, यूट्रियम से लैंथनम में भी साइज बढ़ता है। ग्रुप 3 को छोड़ के 4 से 12 में, यानी जब आप टाइटेनियम से जिरकोनियम में आएंगे तो साइज बढ़ेगा,
बट जिरकोनियम से हैफनियम में आएंगे तो साइज ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, थोड़ा सा उल्टा डिक्रीज ही हो जाता है। ऐसे ही सब में होगा, 5 ग्रुप 5 में भी यही होगा, 6 में भी यही होगा, 7 8 9 10 11 12 सब में यही होगा कि 3D से 4D सीरीज के एलिमेंट में जब आप आओगे, पर ग्रुप बेटा पर्टिकुलर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना मेरी। 3D से 4D में आओगे तो साइज बढ़ेगा, पर 4D से 5D में आओगे साइज ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा या थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। ऐसे ही जिंक से कैडमियम में आओगे साइज इंक्रीज होगा, बट कैडमियम से मरकरी में अगेन साइज क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ये दुर्घटना यहाँ पर क्यों घट रही है? होता क्या है कि 3D से 4D में आते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर 4D से 5D सीरीज में ग्रुप 3 के बाद, क्योंकि लैंथनम के बाद बेटा लैंथेनॉइड्स आ रहे होते हैं सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक। अब सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम में क्या हो रहा होता है, इसमें किसकी फिलिंग हो रही होती है यहाँ पर बेटा, फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर 4f की फिलिंग हो रही होती है, 4f 1 2 3 4 एंड सो ऑन से लेके 14 तक भर रहा होता है। अब होता क्या है, हैफनियम से लेके मरकरी तक, हैफनियम से लेकर मरकरी तक, इन सारों में जो 4f ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है, 4f के जो ऑर्बिटल हैं, क्योंकि सीरियम से लेके ल्यूटेटियम का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊं तो ल्यूटेटियम का होता है बेटा जेनॉन 54 4f14 5d1 6s2। ठीक है, यहाँ पे 4f14 भर गया। सो जब यहाँ पे 4f14 भर गया तो उसके बाद हैफनियम से फिर d की फिलिंग दोबारा शुरू होती है। सो यहाँ पे 4f14 होगा, सब में ही 4f14 पूरी तरह भरा हुआ है। अब तो आपको पता ही है बेटा, एज वी नो जो f होता है, ठीक है, f के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, f इलेक्ट्रॉन्स, ये कैसे एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज पुअर स्क्रीनर। ये एक बेकार दीवार की तरह खड़े होते हैं, एक अच्छी दीवार की तरह नहीं खड़े हो पाएंगे। अगर ये अच्छी दीवार की तरह नहीं खड़े हो पा रहे हैफनियम से लेके मरकरी में, क्योंकि 4f के इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं पूरी तरह, तो अब 4f के इलेक्ट्रॉन्स एक अच्छी दीवार की तरह नहीं खड़े हो रहे, तो न्यूक्लियस क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, सो न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स and size almost remains constant, or we can say slightly, कुछ केसेस में स्लाइटली क्या कर जाता है, डिक्रीज भी कर जाता है। एंड दिस इज ड्यू टू ये किसकी वजह से हो रहा होता है, दिस इज ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। किसकी वजह से हो रहा होता है बेटा, ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, लैंथेनॉइड्स की फिलिंग हो रखी होती है लैंथेनॉइड्स में, इसीलिए हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लैंथेनम से जब हम हैफनियम में आते हैं तो लैंथेनॉइड्स भरे होते हैं, लैंथेनम के बाद पूरा लैंथेनॉइड सीरीज फॉलो होता है। तो सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम में 4f की फिलिंग हो रही होती है। जैसे ही लैंथेनम के बाद हैफनियम आता है, क्योंकि हैफनियम में 4f के इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं। अब हमें तो लगता है कि हम जब जिरकोनियम से हैफनियम में आ रहे हैं साइज बढ़ना चाहिए, क्योंकि भाई पूरी एक शेल बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे 4D फिल हो रहा था, यहाँ पे 5D फिल हो रहा है, शेल बढ़ रही है तो ऑफकोर्स साइज बढ़ना चाहिए। पर हुआ क्या, क्योंकि हैफनियम के अंदर f के इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए थे जो जिरकोनियम में नहीं था। अब जैसे हैफनियम में 4f के इलेक्ट्रॉन्स भरे होंगे तो वो तो एक बेकार दीवार की तरह खड़े हो रहे हैं, पुअर स्क्रीनर है, तो न्यूक्लियस क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है और साइज बढ़ने की बजाय क्या करता है, ऑलमोस्ट बराबर रहता है या थोड़ा सा क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है।
और इस कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बुलाते हैं बेटा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। की लैंथेनॉइड्स की वजह से साइज बढ़ नहीं रहा, साइज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, साइज बढ़ने की बजाय ऑलमोस्ट बराबर हो रहा है या थोड़ा घट जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि 3D टू 4D में साइज बढ़ा, पर 4D से 5D में साइज क्या करता है आपका, ऑलमोस्ट बराबर रहता है, एक्सेप्ट ग्रुप 3। अब मैंने एक्सेप्ट ग्रुप 3 क्यों बोला बेटा, क्योंकि यहाँ पे कोई 4F, मतलब लैंथेनम में 4F की फिलिंग नहीं हो रही होती, यहाँ पे D ही होता है। सो ग्रुप 3 के अंदर ये रूल नहीं लगता। ग्रुप 3 के अलावा 4 से लेके 12 में 3D से 4D में साइज बढ़ता है, पर 4D से 5D में साइज ऑलमोस्ट क्या रहता है, बराबर रहता है। तो 4D से 5D का साइज सिमिलर क्यों हो रहा है, दिस इज ड्यू टू कौन सा कॉन्ट्रैक्शन बेटा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा था, किसकी फिलिंग हो रही थी, F के इलेक्ट्रॉन्स की, बेसिकली वो भी कौन से, 4F के इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि 4F के इलेक्ट्रॉन्स, F वैसे भी पुअर स्क्रीनर की तरह होता है ना। स्क्रीनिंग पावर का ऑर्डर क्या था हमारे पास, S, P, D और F तो सबसे बेकार है, क्योंकि F के इलेक्ट्रॉन्स पुअर स्क्रीनर की तरह एक्ट करते हैं, तो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, साइज बढ़ने की बजाय ऑलमोस्ट कांस्टेंट या स्लाइटली डिक्रीज कर जाता है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। तो अगर हम देखें जिरकोनियम एंड हैफनियम, ये 4D सीरीज का, ये 5D सीरीज का, दे हैव सिमिलर एटॉमिक, इनका एटॉमिक साइज भी एंड आयनिक साइज भी क्या होता है, ऑलमोस्ट बराबर होता है। दे हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो यही सारी चीज लिखी हुई है कि जब हम 3D टू 4D और 4D टू 5D मूव करते हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साइज क्या करना चाहिए बेटा, इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि एक नई शेल भरती है, एक नई शेल इंट्रोड्यूस होती है। बट द साइज ऑफ 4D एलिमेंट्स इज ऑलमोस्ट द सेम साइज ऑफ द 5D एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के अंदर ऐसा नहीं हो रहा होता। डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 3 को छोड़कर जब हम 4 से 12 ग्रुप में जाते हैं तो 3D से 4D में तो साइज बढ़ा, पर 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स का साइज ऑलमोस्ट क्या रहता है, बराबर रहता है। और वो क्यों हो रहा था, क्योंकि 5D ऑर्बिटल से पहले किसकी फिलिंग हो रही थी, 4F की हो चुकी थी, क्योंकि लैंथेनॉइड्स आए थे। सो ड्यू टू द फिलिंग ऑफ 4F बिफोर 5D ऑर्बिटल्स, क्योंकि 4F के जो ऑर्बिटल्स थे, 4F के इलेक्ट्रॉन्स थे, वो पुअर स्क्रीनर की तरह एक्ट करते हैं, तो वहां पे रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई होता जाता है, और इसी को हम क्या बुलाते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बुलाते हैं। वही चीज जो मैंने पीछे लिखी थी कि जैसे जैसे आपका आप आ रहे हो नीचे की तरफ, क्योंकि 4F के इलेक्ट्रॉन्स भर चुके होते हैं सीरियम से ल्यूटेटियम में, सो हैफनियम आगे भी जितने भी आते हैं, टैंटलम, इन सब में 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स का अपने पर्टिकुलर ग्रुप में साइज ऑलमोस्ट बराबर होता है, क्योंकि 4F के इलेक्ट्रॉन्स पुअर स्क्रीनर थे, न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, साइज बढ़ने की बजाय घटना शुरू कर देता है। इसको डायग्राम से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज अ ग्राफ गिवन इन NCERT। अगर आपको लगे इमेज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है तो ये आपको ग्राफ NCERT के अंदर दे रखा है, आप NCERT से रेफर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा, किसी भी पर्टिकुलर सीरीज में ग्रीन से ही लिखते हैं, ये 3D सीरीज है, ग्रीन से, ब्लू से 4D सीरीज है, और रेड से 5D सीरीज है, ठीक है। सो अगर आप ध्यान देंगे, एक पर्टिकुलर सीरीज में जब आप मूव करो, कोई भी सीरीज में 3D 4D या 5D, कोई भी देखो, साइज पहले डिक्रीज हुआ, फिर आप देख रहे होगे ऑलमोस्ट कांस्टेंट हुआ, लास्ट में आके क्या करा, इंक्रीज हुआ। ऐसे ही 4D में देखो, साइज डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, लास्ट में आके इंक्रीज हुआ। 5D सीरीज में भी देखो यार, साइज डिक्रीज हुआ, बीच में कांस्टेंट हुआ, लास्ट में क्या करा, इंक्रीज करा। ये तो एक पर्टिकुलर सीरीज का ऑर्डर था। अब अगर हम डाउन वाले में देखें, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं,
यानी स्कैंडियम से यूट्रियम, यूट्रियम से लैंथनम में तो साइज बढ़ता है। और देखो ये स्कैंडियम ब्लू से दिख रहा है यूट्रियम, और ये रहा लैंथनम। 3D से 4D, 4D से 5D में साइज बढ़ा, ग्रुप 3 में तो बढ़ता है। बट बाकी में देखोगे तो 3D से 4D में साइज बढ़ा, पर 4D से 5D दिख रहा है ना, 4D से 5D साइज ऑलमोस्ट क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। तो यही ग्राफ ये बता रहा है कि एक पर्टिकुलर सीरीज में तो जब मूव करते हो लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर इंक्रीज हो जाता है। बट जब डाउन द ग्रुप मूव करते हो, एक्सेप्ट ग्रुप 3, ग्रुप 3 को छोड़ दो, 3D से 4D में साइज बढ़ता है, पर 4D से 5D में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। ये बात क्लियर है, जल्दी बोलिए ना। तो ये सारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं इस पूरी प्रॉपर्टी पर ही लिख रही हूं। इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस काफी आते हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आपको आते हैं वो यहीं से आते हैं, डाउन द ग्रुप वाले से, ये वाली फैक्टर से, ठीक है, जो आपकी ये वाली चीज है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इंपॉर्टेंट है। अब आप यहीं पे देखो, जैसे हमें वैल्यूज दे रखी हैं, जिरकोनियम जो 4D सीरीज का है उसका एटॉमिक रेडियस बेटा 160 पिकोमीटर है। हैफनियम का साइज ज्यादा होना चाहिए था, बट हैफनियम का साइज इससे भी कम है, भले 1 पिकोमीटर है बट ऑलमोस्ट बराबर, उल्टा हल्का सा डिक्रीज हुआ। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हैफनियम में 4f14 इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, पुअर स्क्रीनर होते हैं, न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, साइज बढ़ता नहीं है, घट जाता है। चलिए नहीं वो गाना था, छोड़िए, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। एटॉमिक रेडियस समझ आ गया, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस, उसके बाद सब छोटा छोटा आसान आसान प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो थर्ड प्रॉपर्टी है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होता है, आयंस बेसिकली, मेटल है तो ऑफ कोर्स कैटायनिक ही होंगे। सो आयनिक रेडियस जैसे जैसे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है अगर सेम मेटल है पर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है, ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है साइज उतना क्या होता है बेटा, कम होता है। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा चले गए। इलेक्ट्रॉन अगर चले गए तो न्यूक्लियस यार क्या करेगा, वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली अट्रैक्ट करेगा। पहले मान लो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब एक इलेक्ट्रॉन गया तो 11 प्रोटॉन अब 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव कम हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। नेगेटिव और कम हुआ, मान लो एक और इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या करेगा, घटेगा, ठीक है। तो आयनिक रेडियस डिक्रीज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो साइज क्या करेगा, कम होगा। अगर मैं आपसे पूछूं Fe2+ और Fe3+ में किसका आयनिक रेडियस ज्यादा होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा साइज कम, तो 3+ का साइज कम होगा, 2+ का साइज ज्यादा होगा। ऐसे ही मान लो मैंने तुमसे पूछा मैग्नीज 2+ एंड मैग्नीज 4+, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो साइज कम, तो 4+ का साइज कम होगा, 2+ का साइज ज्यादा होगा। आर वी क्लियर विद दिस, ये हमने साइज के ऑर्डर की बात करी है, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ता जाएगा साइज उतना कम होता जाएगा, न्यूक्लियस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगर हम एक किसी पर्टिकुलर सीरीज में ही मूव कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सीरीज है इन जनरल, और एक पर्टिकुलर सीरीज में मान लो सारे आयंस पर सेम चार्ज है, जैसे कि मैंने लिया 3D सीरीज, 3D सीरीज के अंदर बेटा हम सारे के सारे M2+ आयंस ले रहे हैं, ठीक है। सो M2+
स्कैंडियम 2+, ऑल्दो स्कैंडियम 2+ बहुत ज़्यादा स्टेबल आयन नहीं होता, इट्स अनस्टेबल, नॉट दैट स्टेबल। स्कैंडियम 2+ आसानी से शो भी नहीं करता, इसको बाद में मैं कवर करूंगी, क्योंकि आप खुद सोचो स्कैंडियम होता है 3d14s2, आर्गन 18 3d14s2, वो 3 इलेक्ट्रॉन अगर खो देगा ना तो वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा और खुशी से एकदम पागल हो जाएगा। तो स्कैंडियम 2+ इज नॉट वेरी स्टेबल एज कंपेयर टू 3+। बट ठीक है, अभी हम एक पर्टिकुलर ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो हम स्कैंडियम 2+, टाइटेनियम पहले लिख लेती हूँ, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब आयनिक रेडियाई है, एक सेकेंड देना, वेनेडियम 2+, क्रोमियम 2+, मैग्नीज 2+, आयरन 2+, कोबाल्ट 2+, निकल 2+, कॉपर 2+, जिंक 2+। ठीक है, सो अगर एक सीरीज के अंदर सारे आयंस पर सेम चार्ज है, आयंस ऑफ द सेम चार्ज इन गिवन सीरीज, एक पर्टिकुलर सीरीज में अगर सारे आयंस पर सेम चार्ज है बेटा, ठीक है, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, यानी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, आगे क्या आएगा 29 और 30, कह रहे काउंटिंग तो आती है, यही तो आता है हमें। सो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है, आयनिक रेडियाई, टेढ़ी लाइन खिंच गई यार, एरो हम ऐसा करते हैं, यहां से बना लेते हैं। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, आयनिक रेडियाई, आयन का जो रेडियस होता है, आयनिक रेडियाई क्या करता जाता है बेटा, डिक्रीज करता जाता है। यहाँ पे कोई इरेगुलरिटी नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर सीरीज में मूव करें और सारे आयंस पे शर्तें, सारे आयंस पर क्या होना चाहिए, सेम चार्ज होना चाहिए, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, आयनिक रेडियाई जो अभी हमने करा था वो एटम का रेडियाई था, एटॉमिक रेडियाई में तो क्या हो रहा था, साइज पहले डिक्रीज हो रहा था, फिर कांस्टेंट हो रहा था, फिर इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पर सबका, यानी इसका सबसे ज्यादा, उससे कम, 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 और सबसे कम किसका होगा, जिंक 2+ का साइज सबसे कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है, अगर आप सेम मेटल ले रहे हो बट डिफरेंट चार्ज ले रहे हो, तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा साइज कम होगा, और एक पर्टिकुलर सीरीज में अगर सारे आयंस पर सेम चार्ज है, सारे आयंस पर अगर सेम चार्ज है बेटा, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, आयनिक रेडियाई क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसी के साथ तीसरी प्रॉपर्टी खत्म होती है, अब चौथी प्रॉपर्टी पे आता है, अब सब छोटा छोटा टॉपिक है। चलो, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, नाम से समझो, आयनाइजेशन यानी आयन बनाने के लिए, एंथैल्पी का मतलब है एनर्जी। किसी एटम को आयन में, आयन भी पर्टिकुलरली कैटायन की बात कर रही हूँ, किसी एटम में से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उसको आयनाइज कराते हैं, आयन में कन्वर्ट करते, और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कैटायन ही बनेगा। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड हमें चाहिए ही होती है, so it is the energy required to remove an electron from an isolated gaseous, मैं बहुत सारे वर्ड्स बोल रही हूँ एक साथ और थोड़े टफ भी हैं, from an isolated gaseous neutral atom। क्या क्या बोला मैंने, आइसोलेटेड का मतलब है अकेला, है ना, अकेला एटम हो, किसी के साथ बॉन्डेड फॉर्म में ना हो, बॉन्ड ना बना रखा हो, आइसोलेटेड हो, गैशियस हो, गैशियस स्टेट में होना चाहिए, न्यूट्रल हो, उस पर कोई चार्ज ना हो, और एटम हो। तो किसी आइसोलेटेड गैशियस न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, वो होती है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कैसी होती है, एंडोथर्मिक, रिक्वायर्ड है, आपको एनर्जी देना पड़ेगा, तो प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। 2 सेकंड, 2 नहीं, थोड़े ज्यादा सेकंड दो, पानी पी लूं। One should keep herself or himself hydrated. So, क्योंकि
एक आयनाइजेशन एनर्जी अगर मैं बात करूं तो वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। अगर एटम का साइज छोटा है, छोटा तब था साइज जब न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। अगर बेटा एटम का साइज छोटा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा, है ना, वहां पे हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। और अगर एटम का साइज बड़ा है, यानी न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन यूं निकलेगा, आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन काफी दूर हो रहा होता है, हमें एनर्जी कम देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सो आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी बेटा इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑल्सो, इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जहां पे हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो रहे होते हैं, सो वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। जहां पे हाफ फिल्ड है, जैसे मान लो कहीं पे 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो आसानी से नहीं निकालने देगा, क्यों? क्योंकि उसका हाफ फिल्ड स्टेबल है। कहीं पे अगर d10 है, d10 वाले से इलेक्ट्रॉन निकाल के तो देखो एनर्जी देते रह जाओगे तुम, निकलेगा नहीं आसानी से। तो जहाँ पे हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड का स्टेबिलिटी होता है तो उस केस में भी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। अब होता क्या है, जब हम एक पर्टिकुलर पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, अभी मैं पीरियड की बात कर रही हूँ, डी ब्लॉक की बात नहीं कर रही। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द सीरीज, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द सीरीज से मतलब है अलोंग द पीरियड। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है क्योंकि साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं, क्योंकि साइज डिक्रीज होता जाता है, आयनाइजेशन इंक्रीज होता जाता है। बढ़िया। हाउएवर डी ब्लॉक के अंदर फिर इरेगुलरिटी आएगी। हमने साइज में भी तो ये बोला है, लेफ्ट टू राइट जाते तो साइज घटता है, पर डी ब्लॉक में तो अलग ही कहानी चल रही थी। डी ब्लॉक में जब हम पर्टिकुलर सीरीज में जा रहे थे, साइज घट रहा था, फिर कांस्टेंट हो रहा था, फिर इंक्रीज कर रहा था। अब अगर साइज में इरेगुलरिटी है तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे रेगुलर पैटर्न फॉलो कर सकती है? कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता आयनाइजेशन एनर्जी का। सो इरेगुलर ट्रेंड, अगर हम किसी सीरीज में मूव कर रहे हैं, मान लो मैं 3D सीरीज में मूव कर रही हूं, तो यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है बेटा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी का ऑर्डर होता है, जो ट्रेंड होता है, जो वैल्यूज होती हैं, वो कैसी होती हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फॉलोज इरेगुलर ट्रेंड। यहाँ पे ट्रेंड जो होता है बेटा वो कैसा होता है? इरेगुलर होता है। और ये जो इरेगुलरिटी आती है ये दो रीजन की वजह से आती है। दिस इज ड्यू टू, फर्स्ट क्या हो गया? इरेगुलरिटी इन साइज, इरेगुलरिटी इन साइज, एंड कुछ कुछ आपके क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी इरेगुलरिटी थी। देयर इज इरेगुलरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे 3D सीरीज के अंदर क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन में आ जाते हैं। क्रोमियम हो जाता है 3D5 4s1, कॉपर हो जाता है 3D10 4s1। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं करता, एक्सेप्शंस आ जाते हैं। साइज में भी कोई रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा होता, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी बेटा कोई रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं कर रही होती, बहुत ज्यादा कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। ठीक है, तो 3D सीरीज या किसी भी पर्टिकुलर सीरीज में जब हम जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है? देयर इज इरेगुलरिटी या इरेगुलर ट्रेंड होता है आयनाइजेशन एनर्जी में। और वो इरेगुलर ट्रेंड क्यों है? क्योंकि साइज में इरेगुलरिटी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इरेगुलरिटी है। अब आ जाओ भाई ग्रुप के अंदर, जब हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो 3D to 4D में क्योंकि बेटा साइज इंक्रीज हुआ था, साइज अगर इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बोल दो यार क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। 3D to 4D साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। ये सारी की सारी कहानी चल रही है एक्सेप्ट ग्रुप 3।
ठीक है, ये ग्रुप 3 के अंदर ये इरेगुलरिटी नहीं होती। ग्रुप 3 में तो सब बढ़िया है, 3D to 4D भी साइज बढ़ता है, 4D to 5D भी साइज बढ़ता है, यानी लैंथनम का साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होगा तो उसकी आयनाइजेशन सबसे कम होगी और इसीलिए लैंथनम की आयनाइजेशन सबसे लोवेस्ट होती है। 4D to 5D जब हम जाते हैं, 4D to 5D, ओहो, साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, या फिर हम बोल सकते हैं कि बेटा स्लाइटली डिक्रीज ही हो रहा था। और ये जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट या डिक्रीज हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था? ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड्स आ रहे थे इनसे पहले, तो ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 4D से 5D में साइज ऑलमोस्ट बराबर रहता है, स्लाइटली क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी यहां पर क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है, डिक्रीज नहीं करती है, इंक्रीज कर जाती है। तो 3D to 4D में आयनाइजेशन घटता है, बट 4D से 5D सीरीज में आने में आयनाइजेशन क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। एंड मरकरी का आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन सबसे हाईएस्ट होता है ना। 4D से 5D में साइज ऑलमोस्ट बराबर रहता है, और उसके बाद भी जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हो तो आप देखोगे कि मरकरी का और उसका साइज ऑलमोस्ट बराबर होता है। बट होता क्या है, क्योंकि मरकरी के अंदर F के इलेक्ट्रॉन्स भी भरे होते हैं, तो न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को काफी अट्रैक्ट करके रखता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं हो पाता, और इसीलिए मरकरी का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होता है ना। ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स कौन सी सीरीज के हैं? 5D सीरीज के हैं। पर लैंथनम का सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन है, क्योंकि ग्रुप 3 के अंदर क्या हो रहा था? स्कैंडियम से यट्रियम में साइज बढ़ा, साइज अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन घटेगा। यट्रियम से लैंथनम में भी क्या होगा बेटा? साइज बढ़ ही रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लग रहा था, तो आयनाइजेशन फिर क्या करेगा? घटेगा। तो लैंथनम का सबसे लोएस्ट होता है, और मरकरी का 5D सीरीज में सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन होता है, क्योंकि 4D से 5D में आते तो साइज वैसे ही घट रहा होता है। और जब आप 5D सीरीज में भी लेफ्ट टू राइट जाओगे, लैंथनम के बाद हैफनियम, हैफनियम के बाद मरकरी, 4F के इलेक्ट्रॉन्स तो भरे ही होते हैं, फिर 5D में भी भरता जा रहा है ना। 5D 1, आप मरकरी में देखोगे तो 5D 10 भरा होगा। भाई D के भी इलेक्ट्रॉन है, F के भी इलेक्ट्रॉन है, D और F के दोनों के इलेक्ट्रॉन्स पुअर स्क्रीनर, F तो था ही, D भी मिल गया। क्योंकि दोनों के दोनों पुअर स्क्रीनर होते हैं, तो न्यूक्लियस क्या करता है? जो 6s2 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बहुत स्ट्रांगली क्या करता है? अट्रैक्ट करके रखता है। अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना ना आसान नहीं है, और अगर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है बेटा, तो फिर आयनाइजेशन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये बात कुछ समझ आई है? जल्दी बोलिए भाई। मरकरी कौन से नंबर पे था? 80 पे, गिनते चलना। जेनॉन 54, 4F 14, 5D 10, 6s2, 54, 14, 68, 78, 2 80 हो गया। ये तो थे ही पुअर स्क्रीनर। ये दोनों के दोनों कैसे एक्ट करेंगे? पुअर स्क्रीनर तो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा नहीं, 6s के 2 इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से अट्रैक्ट होंगे, आसानी से इलेक्ट्रॉन पहला तो रिमूव कतई नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आयनाइजेशन मरकरी का बहुत ज्यादा क्या होता है? हाई होता है। ये बात क्लियर है यहां तक? चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। काफी देर हो गई है ना, काफी थ्योरी कर चुके हैं हम, तो अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आउट ऑफ मैग्नीज एंड आयरन विच हैज हायर IE3 एंड वाई। सो मैग्नीज और आयरन 25, 26 कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बेटा। मैग्नीज का होता है आर्गन 18, 3D5, 4s2। पहले सब्जेक्टिव करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे, नीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो आपके
अभी तक जितना पढ़ाया उस टॉपिक पे कवर्ड है। आयरन का हो जाएगा आर्गन 18 3d6 4s2। बहुत बढ़िया। हमसे पूछ रहे दोनों में से किसकी थर्ड आयनाइजेशन, Ie3 का मतलब है तीसरा इलेक्ट्रॉन। अभी तो पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ठीक है, चलो एक इलेक्ट्रॉन निकला यानी Ie1। पहली आयनाइजेशन देनी पड़ेगी, पहले स्टेप की एनर्जी, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी। तो मैग्नीज किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, मैग्नीज प्लस में। आर्गन 18 नहीं लिख रही, समझदार हो। 3d5 पहला इलेक्ट्रॉन तो बेटा 4s से जाएगा वैलेंस, 4s2 से क्या बन गया 4s1। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आयरन से आयरन प्लस 3d6 4s1, यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन यहीं से निकलेगा। ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ठीक है, Ie2। अब दूसरी एनर्जी है, दूसरा स्टेप है ये, आइडियली दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ये किस में कन्वर्ट हुआ, मैग्नीज 2+, और क्या हो गया बेटा 3d5 4s तो 0 हो जाएगा। यहां पे भी एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया Ie2, आयरन से आयरन 2+ हो गया और क्या हो गया 3d6। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है यार, कहां से, कहां पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी भाई, मैग्नीज 2+ 3d5 में क्या अटेन हो चुका है, हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये तो यार। 3d5 में से अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तीसरा बेसिकली Ie3, क्या ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालने देगा, नहीं निकालने देगा, क्योंकि यहां पर क्या अटेन हो चुका है, हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3d6 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये तो खुशी खुशी देगा, पागल हो जाएगा, कहेगा ले लो मुझसे इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन खोएगा ये 3d5 अटेन कर लेगा, ये स्टेबिलिटी एक इलेक्ट्रॉन और खोके अटेन करेगा। बट मैग्नीज 2+ तो निकालने ही नहीं देगा इलेक्ट्रॉन, कह रहा भाई क्यों कर रहे हो, मेरा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मुझे क्यों बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, क्यों खराब कर रहे हो। तो मैग्नीज 2+ से मैग्नीज 3+ आसानी से नहीं बनना चाहता, 3+ अनस्टेबल होता है, उसकी हर टाइम कोशिश रहेगी कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, 2+ में हो जाए। तो क्योंकि हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, देयरफॉर रिमूवल ऑफ नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, थोड़ा और बेटर लिखते हैं, therefore removal of next electron becomes कैसा हो जाता है, डिफिकल्ट, एंड Ie3 बहुत ज्यादा क्या होती है इसकी, हाई होती है ना। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, अगर आपसे पूछ रहा है मैग्नीज और आयरन में, तो मैग्नीज का Ie3 हाई होगा, which has higher ionization energy, third वाली, so manganese has higher Ie3। why, क्योंकि जब मैग्नीज ने 2 इलेक्ट्रॉन खोए, मैग्नीज 2+ बना, तो उसने क्या अटेन करा, हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यानी तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में भाई यहाँ पे हालत खराब हो जाएगी, बहुत मुश्किल होगी, बहुत एनर्जी चाहिए होगी, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होता है, मैग्नीज का। यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन खुशी से निकल जाता है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि आयरन 3+ ज्यादा स्टेबल होता है 2+ से। ठीक है, पर मैग्नीज 2+ और 3+ में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है बेटा, 2+। आयरन 2+ से 3+ तो खुशी खुशी बनना चाहता है, क्योंकि जब यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे इसको स्टेबिलिटी तब मिलती है। सो Ie3 मैग्नीज और आयरन में किसकी ज्यादा होगी, मैग्नीज की ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन क्लियर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री सीरीज के अंदर, इन 3D सीरीज इट इज आस्किंग विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट Ie3। सोचे जरा 3D सीरीज को,
3D सीरीज में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9 और 30। ठीक है। IE3 का मतलब है बेटा सबसे 2 इलेक्ट्रॉन तो निकाल दूं, ये तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, यानी सब पर 2+ का चार्ज तो है ही, यानी सब में से 2-2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, यानी सब में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो निकल गए हैं, तीसरा निकालना है। जब सब में से 2 निकल गए तो 2+ का चार्ज तो सब पे होगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बेटा कहाँ पे आपको सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? अब सोचो, अगर एक पर्टिकुलर सीरीज में हम मूव कर रहे हैं और सारे आयंस पर सेम चार्ज है, तो आयनिक रेडियाई क्या करता है? आयनिक रेडियाई क्या करेगा बेटा? डिक्रीज करेगा। और अगर आयनिक रेडियाई डिक्रीज करेगा, साइज कम होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जल्दी बोल दो यार। यानी यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? जिंक की। यहाँ पे क्या होगी? हाईएस्ट IE3। जल्दी बोलिए भाई, है ना। 3D सीरीज के अंदर इसकी हाईएस्ट IE3 है। कौन सा एलिमेंट हो जाएगा आपका आंसर में? जिंक हो जाएगा। जिंक हैज द हाईएस्ट IE3। इसको एक और रीजन से भी समझ सकते हो आप। जिंक 30, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, 3D10, 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, खो दिए, तो क्या हो गया? जिंक 2+, आर्गन 18, 3D10, 4s0 हो गया। अपने दिल पे हाथ रख के बता दो यार, क्या ये D10 से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने देगा? जल्दी जल्दी दिल पे हाथ रख लिया, अब तो सच बोल दो। 3D10 फुली फिल्ड, ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया है भाई? फुली फिल्ड, एकदम मस्त स्टेबल हो रखा है। दिस एज फुली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा भाई? 3D10 से 3D9 तो नहीं बनना चाहेगा, कतई ही नहीं। तो जिंक 2+, और वैसे भी लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं सारे आयंस पर सेम चार्ज था, सबने 2-2 इलेक्ट्रॉन खो दिए। जिंक 2+ का साइज सबसे छोटा है, प्लस जिंक 2+ का फुली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है। मजा ले, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने दे। और जिंक 3+ जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी नहीं करती है। सो हाईएस्ट IE3 किसका होगा बेटा? जिंक का होगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट है 3D, 4D एंड 5D सीरीज के अंदर विच एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट IE1? तो 3D, 4D और 5D सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा किसका होता है बेटा? मरकरी का था हाईएस्ट IE1। वैल्यू होती है 1007 किलो जूल पर मोल। समझ रहे हो? 1007 किलो जूल, जूल में तो और 3 0 लगा दो। 1007 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देनी पड़ती है मरकरी से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। रीजन में पीछे समझाई चुकी हूँ। मरकरी के केस में D भी पूरा भर चुका होता है, F भी भरा होता है, दोनों ही पुअर स्क्रीनर होते हैं। न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखता है, साइज काफी छोटा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वाई क्रोमियम एंड कॉपर हैव एबनॉर्मली मतलब जो नॉर्मल ट्रेंड है उससे भी ज्यादा, दे हैव एबनॉर्मली हायर सेकंड IE। दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी इनकी, मतलब जो हम सोचते हैं ना एबनॉर्मल, तो आप समझ रहे हो ना, ये एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल मेरा मान लो अगर कोई बिहेवियर है, अगर मैं किसी दिन अजीब सा बिहेव करने लगूंगी अपने घर पे, तो मेरे घर वाले कहेंगे क्या हो गया इसको, ये इतनी अजीब नहीं, मतलब मैं इंग्लिश में बोलूँ तो इतना एबनॉर्मल बिहेव क्यों कर रही है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो हम वैल्यू एक्सपेक्ट करते हैं उससे बहुत ज्यादा, मतलब एबनॉर्मली ही हायर वैल्यू होती है।
रीजन आई होप आपको समझ आया होगा, आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा या नहीं, ये तो तुम्हारा दिल ही जानता है। और कॉपर दोनों कंसिडर कर लेते हैं। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 3d5 4s1। कॉपर का होता है बेटा आर्गन 18 3d10 4s1। अब तो बता दो यार, दोनों ने पहला इलेक्ट्रॉन खो दिया, यानी पहली में हमने IE1 दिया, तो क्रोमियम किस में कन्वर्ट हुआ, क्रोमियम प्लस, और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 3d5 4s से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ऐसे कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन गया IE1 है ना, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो कॉपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कॉपर प्लस में, कॉपर प्लस में कन्वर्ट हुआ। कॉपर प्लस में क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d10। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या ये निकालने देंगे ना, नहीं, यहाँ पे क्या अटेन हो गया, हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और D10 में क्या अटेन हो गया यार, फुली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से सेकेंड IE क्या होती है, इनकी बहुत ज्यादा हाई होती है। दोनों ही केस में सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जरूरत से ज्यादा हाई होती है, इन दोनों के केस में एबनॉर्मली हायर। बहुत एनर्जी चाहिए होता है, क्योंकि D5 से एक इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब स्टेबिलिटी बर्बाद कर रही हूँ, D10 से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना, कॉपर प्लस को 2 प्लस करना, अगेन बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है। चलिए नेक्स्ट ट्रेंड की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। आज लास्ट हम यही प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, और बाकी PYQs क्वेश्चन करेंगे। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करते हैं। सो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनके अंदर एक बहुत खास बात होती है कि बहुत अलग अलग तरह की क्या शो करते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, डिफरेंट तरह की। और वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, जैसे हम आपने सुना होगा अल्कली मेटल ग्रुप 1 में सब +1 दिखाते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 में सब +2 दिखाते हैं, वहाँ आपको वेरिएबल नहीं मिलता। बट डी ब्लॉक के अंदर आपको इतना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है ना कि आप सोच नहीं सकते हो, है ना। तो एक्सेप्ट पहला और आखिरी मेंबर, पहला आखिरी समझ रहे हो, ये वाला और ये वाला, मेरे जो ये एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम, मतलब ऐसे अगर समझो तो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, पहला और जो लास्ट मेंबर होता है ये वेरिएबल नहीं दिखाते हैं, ये एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जो भी ये दिखाते हैं, पर बाकी सारों में आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है। और बाकी सब में जो इतनी वेरिएबिलिटी आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो इसीलिए आ रही होती है क्योंकि जो डी के इलेक्ट्रॉन्स थे, जो अंदर वाले डी के N-1 वाली शेल के जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो बाहर वाली शेल के NS इलेक्ट्रॉन्स थे, उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट बराबर सी होती है। अब ऑलमोस्ट बराबर सी होती है तो इलेक्ट्रॉन S से भी निकल सकता है, इलेक्ट्रॉन D से भी निकल सकता है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा वेरिएबल मिलता है। ठीक है, सो पहले देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, माय बैड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल OS, OS का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर। तो पहले और आखिरी को छोड़कर सारे के सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं ड्यू टू दी सिमिलर एनर्जी ऑफ NS एंड ND इलेक्ट्रॉन्स। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। तो स्कैंडियम के केस में तो सिर्फ +3 मिलता है, उसका रीजन भी समझ लो। आर्गन 18 3d1 4s2। स्कैंडियम बेटा सबसे ज्यादा खुश कब होगा, जब वो स्कैंडियम 3+ होगा और किसका कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, नोबल गैस का। तो इसीलिए स्कैंडियम सिर्फ क्या शो करता है आपका, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वेरिएबल नहीं शो करता, विच इज +3। जिंक भी सिर्फ आपकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2। पीछे समझ ही चुके हो, 3d10 आ जाएगा जिंक 2+ में, 3d10 से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना चाहेगा, तो जिंक भी सिर्फ कौन सी शो करता है, +2।
बट बाकी आप देख रहे हो टाइटेनियम +2 +3 +4, क्रोमियम प्लस वेनेडियम 5 तक, क्रोमियम +2 से लेके 6 तक, मैग्नीज तो भाई तहलका मचा रहा है, +2 +3 +4 +5 +6 +7, आयरन +2 +3 +4 +6, कोबाल्ट, निकल, कॉपर +1 +2 दिखाता है। सो यहाँ पर अगर आप देखें ऐसा क्यों हो रहा होता है, तो मान लो मैं टाइटेनियम का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है। टाइटेनियम है बेटा आर्गन 18 3d2 4s2, इसको बना भी लेते हैं, 1 2 और ये हो गया 4s, ठीक है। सो अगर 4s से 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 2+, फिर d से एक और गया 3+, एक और गया 4+ तक दिखा सकता है। सो टाइटेनियम +4 तक दिखा देता है, वेनेडियम 3d3 4s2, तो s के इलेक्ट्रॉन्स और d के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सिमिलर सी होती है, तो वेनेडियम +5 तक दिखा देता है। क्रोमियम होता है 3d5 4s1, d के और s के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सिमिलर होती है, तो ये 6 तक दिखा सकता है। मैग्नीज होता है 3d5 4s2, राइट, 3d5 4s2 होगा तो आपका क्या होगा बेटा, कहाँ से कहाँ तक दिखा देगा, s से लूज करेगा तो +2, फिर d से लूज करता जाएगा तो +3 +4 +5 +6 +7 तक, ठीक है। मैग्नीज समझ पा रहे हो, मैं 3d5 4s2 ही बना रही हूँ, तो ये हो गया 3d5 1 2 3 4 5, s से दोनों गए तो +2, एक और d से गया +3, एक और गया +4 +5 +6, और कहाँ तक दिखा देगा बेटा, +7 तक दिखा देगा। बट उसके बाद आप देख रहे होगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा सा कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हो जाती है। आयरन में 3d6 हो जाएगा तो यहाँ पे पेयर हो जाएगा, तो जब पेयरिंग हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन पेयर में से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोबाल्ट में 3d7 होगा और पेयरिंग हो जाएगी, निकल में 3d8 हो जाएगा, कॉपर में तो 3d10 हो जाता है, तो फिर मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। इसीलिए बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो 3D सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट पर क्या क्या सवाल आते हैं उसको कवर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट पर ये रहा आपके सामने, नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा, नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो वेरिएबल ना दिखाता हो। तो पहला और आखिरी मेंबर बेटा वेरिएबल नहीं दिखा रहे थे, स्कैंडियम और जिंक, क्या दोनों लिख सकती हूँ, जल्दी बोलो, क्या हम दोनों लिख सकते हैं एलिमेंट्स, क्या जिंक करेक्ट आंसर होगा, 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 सोचें। जिंक क्या बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट है, नहीं, ऑल्दो जिंक नहीं दिखाता वेरिएबल, बट उसने मुझसे सवाल में पर्टिकुलरली क्या पूछा है कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम बताओ। अगर तुम आंसर यहाँ पे जिंक लिखा है ना और पेपर में नंबर कटे तो मुझे मत बोलना, फिर इस चीज पे ध्यान देना है। उसने हमसे ट्रांजिशन एलिमेंट पूछा है, तो आंसर क्या होगा आपका, स्कैंडियम, सिंबल SC, एटॉमिक नंबर 21। ये क्या शो करता है, ओनली शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। हम ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा वही लिखते हैं जो स्टेबल होती हैं, जो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। सो स्कैंडियम ओनली +3 दिखाता है एंड इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक भी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +2, उसके अलावा कोई और वेराइटी नहीं दिखाता, वेरिएबिलिटी नहीं दिखाता, बट जिंक इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, FeCO5 में आयरन का और NiCO4 में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है। तो मैं पहले ही रफ में बता देती हूँ आपको, CO पे कोई चार्ज नहीं होता, कार्बोनिल जो होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। सो जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको लेट कर लो X, ठीक है। CO पे 0 चार्ज है तो 5 CO पे भी 0 होगा, तो X + 5 × 0 इज इक्वल टू, पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है तो 0,
तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। चलिए NiCO4 में अगर हम निकल का निकालें, अगेन एक्सलेट कर लो, प्लस एक CO पे 0 चार्ज है, तो चारों CO पे भी कैसा चार्ज होगा, 0। सम ऑफ वैलेंसी है ना, टोटल सम ऑफ वैलेंसी किसके बराबर होगा, 0 के, क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल है। अगर इस पे कोई चार्ज होता तो मैं चार्ज के बराबर रख देती। तो यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, 0 आएगा। CO कैसा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो दोनों में, आयरन में भी और निकल में भी कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा आपका, 0, 0। नेक्स्ट है, नेम एनी 2 ट्रांजिशन मेटल्स विच एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +8, जो +8 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हो। सो +8 में हमारे पास 2 एलिमेंट्स है बेटा, रुथेनियम एंड ऑस्मियम। याद आ रहा है, रुथेनियम रुकावट से याद करा था, ऑस्मियम और इंदर वाला जो था ना, ऑस्मियम, ठीक है। ये मैक्सिमम कितना शो करते हैं, दे शो अ मैक्सिमम ऑफ +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कहाँ तक दिखा देते हैं, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट तक दिखा देते हैं। तो ये आते हैं आपके कौन से ग्रुप के अंदर बेटा, ग्रुप 8 के अंदर, आयरन, रुथेनियम, उसके नीचे कौन होता है, ऑस्मियम। आयरन तो मैक्सिमम कहाँ तक दिखा पाता है, +6 तक ही दिखा पाता है, बट रुथेनियम एंड ऑस्मियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ तक दिखा देते हैं, +8 तक दिखा देते हैं। मैं एग्जाम्पल भी देती हूँ। तो जैसे ऑस्मियम की ऑक्साइड होती है OSO4, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे बेटा, X। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2। 4 ऑक्सीजन पर कितना हो जाएगा बेटा, -8 = 0। यानी यहाँ पर ऑस्मियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा आपका, +8 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3D सीरीज के अंदर मैग्नीज इतना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, ठीक है। बता रहा है कि शो करता है, क्यों शो करता है। तो मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, आर्गन 18 3D5 4s2, कहां से कहां तक शो करता है, इट शोज +2 to +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ड्यू टू दी, रीजन क्या था, ड्यू टू दी सिमिलर एनर्जीज ऑफ, ड्यू टू सिमिलर एनर्जीज ऑफ 4s एंड 3D इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि 3D और 4s के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इलेक्ट्रॉन S से भी निकल सकता है, D से भी निकल सकता है, और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 से लेकर कहां तक हो जाता है, +7 तक हो जाता है, ठीक है। एक टॉपिक है बट वो हम नेक्स्ट क्लास में ही कवर करेंगे। मैं कुछ MCQ करा रही हूँ, ठीक है, कुछ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, इतना पढ़ने की तुमको आदत नहीं होगी। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, दिस वाज आस्क्ड इन AIPMT 2004, ब्लैक से हो गया है ये, तो आपको शायद दिख नहीं पा रहा होगा, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ। दिस वाज आस्क्ड इन AIPMT 2004 का सवाल है, कह रहा है अमंग दी फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस, वो मेटल आयंस का ग्रुप चूज करो जहाँ पे सबका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D2 कॉन्फ़िगरेशन है। पहले ही ऑप्शन से शुरू करेंगे। टाइटेनियम होता है बेटा 3D2 4s2, टाइटेनियम 2+ का मतलब है 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। चलो टाइटेनियम 2+ तो 3D2 दिखा रहा है। वेनेडियम 3+, पहले वेनेडियम लिखते हैं खाली। वेनेडियम होता है 3D3 4s2। हाँ जी भाई, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3+ का चार्ज है, तो 2 इधर से जाएगा, 1 इधर से जाएगा, तो क्या बचेगा 3D2। वेनेडियम के बाद हमें दे रखा है क्रोमियम,
पहले क्रोमियम लिखते हैं। क्रोमियम होता है 3d5 4s1। 4 प्लस दे रखा है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने, एक इधर से जाएगा, 4 इधर से जाएंगे, सॉरी, एक इधर से जाएगा, 3 इधर से जाएंगे, तो टोटल 4 होगा। तो 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3d2 बचेगा। मैग्नीज होता है 3d5 4s2। हमें दे रखा है मैग्नीज 5 प्लस 5 प्लस का चार्ज, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इधर से जाएंगे, 3 इधर से निकलेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे भी 3d2, 7 इलेक्ट्रॉन थे, 5 निकाल दो, 2 बचेंगे। यानी पहला ही ऑप्शन करेक्ट मिल गया हमें। इस वाले पेयर के अंदर सारे के सारे जो आयंस है वो कौन से हैं, आपके 3d2 कॉन्फ़िगरेशन के हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड आयनाइजेशन बताना है हमें, ठीक है। सो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। टाइटेनियम 3d2 4s2, वनेडियम 3d3 4s2, क्रोमियम 3d5 4s1, ध्यान देना है इस पर, और मैग्नीज है बेटा 3d5 4s2। पहला इलेक्ट्रॉन सब में से निकल चुका है, तो पहला इलेक्ट्रॉन जब सब में से निकल गया तो यहां आएगा टाइटेनियम प्लस 3d2 4s1। पहला इलेक्ट्रॉन निकला वेनेडियम प्लस क्या हो जाएगा आपका 3d3 4s1। एक और इलेक्ट्रॉन निकला क्रोमियम प्लस 3d5, और मैग्नीज में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहां पर हो जाएगा 3d5 4s1, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, खुद समझदार हो तुम। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पर देनी पड़ेगी। 4s में से एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कोई मुश्किल नहीं है, यहां से भी निकलेगा, कोई मुश्किल नहीं है, बट यहां से मुश्किल है यार। क्यों मुश्किल है, क्योंकि 3d5 में क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। सो क्रोमियम का सेकेंड आयनाइजेशन हमने पीछे भी करा, एबनॉर्मली हाई होता है। सो एक ही ऑप्शन है बेटा जिसमें क्रोमियम का सबसे ज्यादा है, उसके बाद मैग्नीज, फिर वनेडियम, फिर टाइटेनियम, क्योंकि सारे आयन सेम है, साइज डिक्रीज होगा, राइट। साइज अगर डिक्रीज होगा, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज में साइज कम होता जा रहा है। साइज अगर कम होता जाएगा तो आयनाइजेशन इंक्रीज होगा, तो सबसे ज्यादा तो क्रोमियम प्लस का है स्टेबिलिटी की वजह से, फिर मैग्नीज प्लस, फिर वेनेडियम और फिर टाइटेनियम प्लस होगा, ठीक है। तो क्रोमियम, मैग्नीज, वेनेडियम और टाइटेनियम। ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। विच वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, which one of the elements with the following outer orbital configuration may exhibit the largest number of oxidation state। इनमें से कौन से एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन बाहर की शेल का दे रखा है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। 3d2 4s2 तो मैक्सिमम बेटा +4 तक ही दिखा सकता है। 3d3 4s2 मैक्सिमम कहां तक दिखाएगा, 5 तक ही दिखाएगा ना, जब सारे खो गए। 3d5 4s1 मैक्सिमम +6 तक दिखा सकता है, बट 3d5 4s2 वाला यार कहां तक दिखा देगा, +7 तक दिखा देगा। यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको कहां पे मिलेगी, 3d5 4s2 में मिलेगी। यहां पे आपको क्या क्या मिल सकता है, +2 +3 +4, एस से 2 गए, फिर 1 गए और 1 गया। 3d3 4s2 में क्या क्या मिलेगा, +2 +3 +4 +5। यहां पर आपको क्या क्या मिलेगा, +2 +3 +4 +5 +6 तक मिलेगा। और यहां पर तो +2 से लेकर कहां तक मिलेगा आपको, +7 तक मिलेगा। मैग्नीज ही है। नेक्स्ट भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम साइज। पहला बोल रहा है जिंक 2+ एंड H नहीं होगा, HF होगा। हैफनियम 4+, इन दोनों का तो कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। जिंक 3D सीरीज का आखिरी, हैफनियम ग्रुप 4 का है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं।
आयरन 2+ निकल 2+ का तो साइज नहीं ऑलमोस्ट बराबर था, आयरन कोबाल्ट निकल, ठीक है। और आयरन 2+ और निकल 2+ का साइज वैसे भी बराबर नहीं होगा बिकॉज आयनिक रेडियाई है ना। जब आप Fe2+ और निकल 2+ में जा रहे हो, याद करो बेटा, आयंस ऑफ द सेम चार्ज, एटॉमिक नंबर अगर बढ़ता है तो आयनिक रेडियाई क्या होता है, कम होता है। तो निकल 2+ का साइज तो कम होगा। जिरकोनियम 4+ एंड टाइटेनियम 4+, टाइटेनियम, जिरकोनियम और उसके नीचे आता है हैफनियम। ये थे बेटा ग्रुप 4 के। 3D टू 4D साइज बढ़ता, जिरकोनियम टू हैफनियम साइज क्या था, याद करो, ऑलमोस्ट सेम था। क्यों? क्योंकि क्या लग रहा था यहाँ पर, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो टाइटेनियम 4+ जिरकोनियम 4+ का साइज सेम नहीं हो सकता। जिरकोनियम 4+ एंड हैफनियम 4+ का आयनिक रेडियाई सिमिलर होगा, एटॉमिक भी सिमिलर होता है, आयनिक भी सिमिलर होता है। यहीं पे अगर रीजन लिखे तो रीजन क्या हो जाएगा आपका, ड्यू टू कौन सा कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है बेटा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट का एटॉमिक और आयनिक दोनों रेडियाई कैसा हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, लास्ट करें पक्का, प्रॉमिस, क्लास वैसे भी नॉर्मल टाइम से ज्यादा हो गई है। किसका 3D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनमें से कौन से आयंस का बेसिकली बता रहा है, पूछ रहा है। 3D6 है, आर्गन 18 3D6, तो कोबाल्ट होता है बेटा 3D7 4s2, यही होगा 3D6, इसमें सोचना क्या है, फिर भी लिख लेते हैं। निकल होता है 3D8 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे 3D7 होगा। मैग्नीज होता है 3D5 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे 3D4 होगा। आयरन होता है 3D6 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये हो जाएगा 3D5। तो कोबाल्ट 3+ है जिसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 3D6। इतना ही कर रहे हैं आज की क्लास में, ठीक है। बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, तब तक प्लीज अपने नोट्स थॉरली रिवाइज करो, है ना। जितने क्वेश्चंस मैं क्लास में करा रही हूँ उनको रिवाइज करो, एक्सेप्शंस मार्क करते रहो, अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।